भगवान की, माँ बाप की तुलना किसी के साथ हो नहीं सकती। और तुम भी ये खुदा की देन वेन बताना बंद करो। कोई खुदा उदा की देन नहीं है, खुद की देन है। अरे शांति। मतलब अपना दोष दूसरे के माथे क्यों डाल रहे हो? काम तो अपन करें। अरे खुदा ने दिया, खुदा ने कहा दिया तो खुद ने दिया। इसलिए जनसंख्या वृद्धि को रोकना है तो माँ बाप की तुलना किसी के साथ करना बंद करो, और ये खुदा उदा की देन बताना बंद करो। और माँ और बाप में जो प्रैक्टिकल अंतर होता है वो केवल मात्र इतना सा होता है कि माँ कहने से बच्चे का मुंह खुलता है और बाप कहने से बच्चे का मुंह बंद होता है। इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती। अपन फोकट की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, एक समस्या पिछले दिनों और पैदा हो गई। एक जानकारी में रख करके भी मेरे भाई शशिकांत यादव को आपके बीच में लाना चाहूंगा, और गफ्फार साहब ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक जानकारी और खास खतरनाक इसलिए रखना चाहता हूं साहब, हमारा हिंदुस्तान वो देश है जहां इतने इतने बड़े बड़े नेता लोगों ने जन्म लिया, लेकिन इसके बावजूद भी चाटुकारिता का एक नमूना और आपके बीच में रखना चाहता हूं। नमूना ये है साहब, हमारे देश में 3 प्रकार के महान लोग होते हैं। कैसे कैसे मैं बता रहा हूं आपको। एक तो होते हैं जन्म से महान, जिनको अपन तीर्थंकर कहते हैं, अवतार पुरुष कहते हैं, जैसे राम, महावीर, ये जन्म से महान है। कृष्ण, ये जन्म से महान है। दूसरे होते हैं कर्म से महान, जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ये कर्म से महान। और तीसरी प्रकार के जो महान अपने हिंदुस्तान में होते हैं, वो उस प्रकार के होते हैं जिनके ऊपर महानता थोप दी जाती है। क्या आप महान हो? नहीं साहब, आप तो महान हो ही। उस तीसरी प्रकार के महान ने पिछले दिनों कह दिया साहब, ये जो भगवा आतंकवाद फैल रहा है इसको रोकना है। मेरी समझ में ये नहीं आई, वो भगवा से निकला, ये कहां से निकला? भगवा के उसको कोई लाया उसकी मां को, तब तो यहां निकला। अब उसको यही पता नहीं चल रहा है वो कहां से निकला। मतलब कोई आदमी कुछ भी बोल दे, कोई समझ में नहीं आ रही हमारे देश के अंदर। मैं एक बात और रखना चाहता हूं, पिछले वर्ष एक संकट खड़ा हुआ हिंदुस्तान में बहुत खतरनाक। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी, बोले साहब ये आपको ये भारत रत्न देना है तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को दीजिए। इनसे बड़ा कर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ नेता इस देश में अभी कोई है नहीं। तो सरकार में बवाल मच गया, बोले इनको नहीं देंगे। तो कम्युनिस्टों ने दूसरा नाम कर दिया, जनता दल वालों ने तीसरा नाम कर दिया, मायावती ने चौथा नाम कर दिया। अब सरकार मुश्किल में पड़ गई, बोले यार किसको दें। तो मैंने सरकार से संपर्क किया। भाई मैंने कहा आपको कोई आदमी नहीं सूझ रहा? बोले नहीं सूझ रहा। मैं बताऊं आपको किसको देना चाहिए? सबसे योग्य व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एहसान किया हो। बोले बताओ। मैंने कहा ये माननीय सोनिया जी के माता पिताजी को दो। कितना बड़ा उपकार किया हिंदुस्तान पे उन्होंने। उनको पैदा नहीं करते तो वो यहां होती। ये संकट है। उन्होंने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया जो आजकल युवराज बने फिर रहे। मीडिया भी उनके पीछे लगा हुआ है, बोले युवराज। अब काय के युवराज इस देश में? अब जब लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो कोई काय का युवराज? कैमरे लेके दौड़ रहे हैं। वो कहीं पे खाना खाने जा रहे हैं, दलित के घर में खाना खाने गए, ये बाथरूम में जहां उन्होंने स्नान किया। ये वो किचन है जिसमें उन्होंने पानी पिया। इसके आगे उन्होंने बताया ही नहीं। तो मैं बताता फिर रहा हूं। मैंने ये टॉयलेट है जिसमें उन्होंने वो किया जो नहीं करना चाहिए। घर घर जाके गंदगी पैदा कर रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रही करना क्या चाह रहे हैं। उसके लिए अभी कुछ लोगों ने कह दिया साहब, वाह
बोला अगली बार अगर यूपी की सरकार बनी तो हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे देश का। अच्छी बात। और ये अकल के नमूने देखना, ये संकट पैदा हुआ देश में पिछले साल मुंबई के अंदर, कुछ उत्तर भारतीयों के साथ में महाराष्ट्रियन भाइयों का झगड़ा हुआ। झगड़ा किस बात पे हुआ? उन्होंने कहा ये आमची मुंबई, ये आमची मुंबई। तो लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। मैंने कहा क्यों विरोध कर रहे हो भाई? ये आमची मुंबई है तो इसको आमची कहेंगे, आमची को तुमची तो नहीं कहेंगे। ये मारो राजस्थान तो इसको मारो राजस्थान ही कहेंगे, अपनो राजस्थान तो अपनो राजस्थान ही कहेंगे, ठाकुर राजस्थान तो नहीं कहेंगे। अब वो बेचारे कह रहे हैं आमची मुंबई तो आमची मुंबई तो आमची मुंबई, उसमें काहे की तकलीफ है? तकलीफ कहां पैदा हुई मैं बता रहा हूं। राजनीति कहां, हिंदुस्तान की राजनीति कितनी गड़बड़ हो गई। राजनीति करने के लिए हिंदुस्तान के युवराज वहां चले गए, गेट ऑफ इंडिया के सामने युवक कांग्रेस का प्रदर्शन, 2000 तो युवक कांग्रेस के वो लोग 4000 सिपाही, और मीडिया के सामने 40-50 मीडिया वाले, उन मीडिया के सामने गेट ऑफ इंडिया पर खड़े होकर 4000 पुलिसकर्मियों के घेरे में देश के युवराज माननीय राहुल गांधी कहते हैं मुंबई पर पूरे देश का अधिकार है, मुंबई पूरे देश की है। मेरे को इस बात पे कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरे को तकलीफ इस बात की है, ये वोटों की राजनीति देखना। आप मुंबई को पूरे देश के बताते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी माताजी के सच्चा सपूत हो और माताजी का दूध पिया हो तो आप कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में जाकर खड़े होकर के कहिए कि कश्मीर पूरे देश का है, कश्मीर पूरे देश का अधिकार है। ये कहने का साहस नहीं है, क्योंकि वहां वोट नहीं है, वहां वोट मिलते हैं। 2 लोग कहीं मर जाते हैं तो बैठने चले जाते हैं। 76 सेना के जवान दंतेवाड़ा में शहीद हुए नक्सलवादियों के हाथों से, देश का एक भी राजनेता वहां नहीं पहुंचा। ये हमारे शहीदों की कद्र, ये हमारे सैनिकों की, मैं बता रहा हूं, तुम सैनिकों के गीत पढ़ते हो, मैं कह रहा हूं सैनिकों को शहादत देने की जरूरत नहीं है नालायकों के लिए। कहां जरूरत है? क्रिकेट की टीम एक मैच जीत के आती है, मैं कह रहा हूं देश से प्यार करना बंद कर देंगे लोग। देश से ज्यादा क्रिकेट से प्यार करने में पैसा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। ये क्रिकेट की बात कर रहे थे, वो हरामखोर वहां से कोई मैच हार के आ गए या जीत के आ गए। 3-3 करोड़ रुपए खिलाड़ी को, 3-3 करोड़। और वो 76 जवान जो वहां शहीद हुए, हिंदुस्तान की नालायक सरकार ने एक सिपाही के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा मात्र की, अभी तक मिले नहीं। ये हिंदुस्तान की राजनीति। जबकि भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है, दुनिया का सबसे धनाढ्य क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कोई है तो हिंदुस्तान का है। दुर्भाग्य देखना इस देश का, जब भारत की सेनाएं लड़ रही थी कारगिल में दुश्मनों के साथ, तब हिंदुस्तान के भिखारियों तक ने चंदा इकट्ठा करके देश के सैनिकों की सहायता के लिए पैसे भिजवाए, लेकिन इस नालायक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक नए पैसे की सहायता राशि हिंदुस्तान के सैनिकों के लिए नहीं दी। तब हम कुछ क्रिकेट की बात करें, तब युवराज के लिए उन्होंने कह दिया, बोले अगली बार अगर यूपी की सरकार बनी तो अब हम राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। जैसे उन्होंने ये बात की तो मैंने तुरंत राष्ट्रपति जी को एक टेलीग्राम ठोका। अरे मैंने कहा सरदार मनमोहन सिंह जी की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करो। बोले क्यों करें? मैंने कहा कुछ लोग राहुल जी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। बोले राहुल जी का अगला प्रधानमंत्री बनने से सरदार जी की सुरक्षा व्यवस्था क्या लेना देना? अरे मैंने कहा बहुत खतरनाक लेना देना। बोले क्या लेना देना? अरे मैंने कहा बहुत खतरनाक लेना देना। फिर मैंने उनको बताया, जानकारी दी, जानकारी नोट करना। हमारे राजस्थान के लोग, मैंने उनसे कहा देखो साहब, पिछली बार सोनिया जी ने भी प्रधानमंत्री का पद ठुकरा के कोई त्याग व्याग नहीं किया था, उनके नसीब में नहीं था। त्याग, तपस्या, बलिदान क्या चीज होती है राजस्थान से बढ़कर दुनिया के कोई लोग नहीं जान सकते। एक प्रधानमंत्री पद ठुकराया, 3 दिन तक टीवी पे बताते रहे देश का सबसे, दुनिया का सबसे महान त्याग, ये बताया कैमरे पे। तब मैंने राष्ट्रपति जी से कहा, मैंने कहा देखो सोनिया जी ने भी कोई त्याग व्याग नहीं किया था, उनके नसीब में नहीं था। तब मैंने उनको जानकारी दी, मैंने सरदार जी की भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करो।
बोले क्यों करें? तो मैंने उनको बताया, मैंने कांग्रेस में क्या है, कुछ लोग राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं अगली बार, और कांग्रेस का ये इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी का एक आदमी जो एक बार प्रधानमंत्री बन जाता है वो जब तक मरता नहीं है तब तक दूसरा बनता नहीं है। मैंने कहा आप इतिहास उठा के देख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, वो मरे तो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री मरे तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी मरी तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी मरे तो नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, और नरसिंह राव मरे ही नहीं तो सोनिया गांधी बनी नहीं। काय का त्याग किया उन्होंने? नसीब में नहीं था, वो तो बाद में मरे, टाइम पे मरते तो नंबर लग जाता। और अब ये कह रहे हैं कि साहब हम राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जब तक सरदार जी हैं वो इनकी आप फाइल नहीं निपटाओगे तो किसी का नंबर लगने वाला है? नहीं लगने वाला है। इसलिए इस प्रकार की बातें हमारे हिंदुस्तान में हो जाया करती है। मैंने अपना काम जितना किया है ठीक ठाक कर दिया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन मैं चाहता ये हूं ये आज का पूरा कवि सम्मेलन आज भिलवाड़ा के इस नगर में एक ऐतिहासिक कवि सम्मेलन के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इसलिए आप इस कवि सम्मेलन के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और अगला काम, अभी किसी को उठने की जरूरत नहीं है, उठने की जरूरत इसलिए नहीं, 2-4 खतरनाक जानकारियां मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको और दूंगा, लेकिन उस काम से पहले एक महत्वपूर्ण काम जो है, आज हिंदुस्तान का मौलिक संचालक, बहुत बढ़िया मंच संचालक जो इस व्यासपीठ पे बैठता है तो ये नहीं सोचता कि देश हिंदुस्तान के कौन कौन से कवि मंच पर बैठे हैं। एक एक कवि को पूरी मान मर्यादा के साथ, प्रतिष्ठा के साथ माइक पर खड़ा करता है, उसको पूरे ढंग के साथ कविता पाठ करवाता है। कवि सम्मेलन का पूरा जीवित कवि सम्मेलन का संचालन कोई करने वाला व्यक्ति है तो शशिकांत यादव है। मैं चाहता हूं कि शशिकांत यादव मेरा छोटा भाई, अब्दुल गफ्फार का छोटा भाई, छोटा इसलिए क्योंकि उम्र में छोटा है, लेकिन काम इसका बड़ा है। कारण आपको बता रहा हूं, ये 5-7 साल बाद पैदा हुआ, पहले होता तो हमारे बराबर होता। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि वो हमारे बीच में आएगा, पूरा कविता पाठ, राष्ट्रवाद की प्रखर ज्योति जलाने वाला ये कवि आज हमारे बीच में बैठा है, जो एक एक बात करेगा तो मेरा दावा है कि आप अपनी तालियों को रोक नहीं पाएंगे। मैं वो जब तक वहां बैठा है तब तक मैं उसको खड़ा नहीं करूंगा। मैं चाहता ही हूं कि मेरा भाई अब्दुल गफ्फार आकर के उसको खड़ा करे, जिसने आज बहुत शानदार यहाँ महाराणा प्रताप पर, हकीम सूरी पर कविताएं सुनाई, वंदे मातरम पर कविताएं सुनाई। आप जोरदार तालियां बजा करके भाई अब्दुल गफ्फार को बुलाएं ताकि वो शशिकांत यादव को आपके लिए